नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएसजे और यूपी पीसीएस के आगामी प्री एग्ज़ाम के संदर्भ में नवंबर माह पर आधारित करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को व्याख्या सहित हल करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पहला प्रश्न है, कर्नाटक के बसवनगुडी के पास कार्तिक मास में मनाए जाने वाले कडलेकाई परिषे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए काजू महोत्सव, ऑप्शन बी कदली महोत्सव, ऑप्शन सी मूंगफली महोत्सव, ऑप्शन डी नारियल महोत्सव। तो मित्रों, ऑप्शन सी मूंगफली महोत्सव, कडलेकाई परिषे को मूंगफली महोत्सव के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अगर व्याख्या देखें हम, कडलेकाई परिषे जो कर्नाटक में प्रतिवर्ष कार्तिक मास में डोड्डा गणेश मंदिर और बासवनगुडी में बैल मंदिर के पास आयोजित किया जाता है, इस वार्षिक उत्सव को मूंगफली उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। मूंगफली उत्सव का इतिहास 500 वर्ष पुराना है और यह कोविड-19 महामारी के कारण पिछले लगभग 2 वर्ष के विराम के बाद हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राज्य पक्षी के नाम पर संगई महोत्सव, जो कि एक पर्यटन उत्सव है, मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो मित्रों, संगाई महोत्सव ऑप्शन बी मणिपुर में मनाया जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। पहला प्रश्न व्याख्या है, कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से स्थगित संगई महोत्सव की शुरुआत मणिपुर में हुई। गौरतलब है कि संगई महोत्सव का नामकरण मणिपुर के राज्य पक्षी के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डेविड एटनबरो, ऑप्शन सी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन डी हरगिला देवी वर्मन। तो मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को वर्ष 2022 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के वर्ष 2022 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के इंटरप्रेन्योरियल विजन उद्यमिता दृष्टिकोण श्रेणी में सम्मानित किया गया है। भारतीय वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं, जो सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक समर्पित आंदोलन है। इसमें केवल महिलाएं ही शामिल हैं, जो सारस पक्षी जैसे मुखौटे बनाती और बेचती हैं, जिससे कि वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के साथ ही साथ विलुप्त होती प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करती हैं। वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। 21 अप्रैल 2022 को यूएनईपी ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृति संरक्षणवादी सर डेविड एटनबरो को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 देने की घोषणा भी की थी। मित्रों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को, वहीं पर चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर डेविड एटनबरो को प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए मनिका बत्रा, ऑप्शन बी अंकिता दास, ऑप्शन सी नेहा अग्रवाल, ऑप्शन डी मंटू घोष। तो मित्रों, सही ऑप्शन है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने 18 नवंबर 2022 को बैंकॉक, थाईलैंड में एशिया कप 2022 महिला एकल कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ ही मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और यह भारत का तीसरा पदक है। इससे पहले चेतन बाबर ने 1997 में रजत और 2000 में कांस्य पदक जीता था।
इस प्रकार पहले भारतीय खिलाड़ी चेतन बाबर और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा हैं। अगला प्रश्न है, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के मध्य हाइब्रिड प्रारूप में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जिनेवा। तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नई दिल्ली। 7वां विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम प्रौद्योगिकी की भू राजनीति है, अर्थात इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय प्रौद्योगिकी की भू राजनीति है। भू प्रौद्योगिकी विशेष रूप से पृथ्वी की खनिज संसाधनों से संबंधित गतिविधियों में वैज्ञानिक अध्ययन और विधियों का प्रयोग है। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27 नवंबर 2022 को विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में 40 वर्ष बाद विस्फोट हुआ। मौना लोआ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। मौना लोआ ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। मौना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई प्रांत में स्थित है। आइए व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ 40 वर्षों में पहली बार फटा है। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक प्रांत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिमऊ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 का प्रारंभ हुआ। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य होता है? ऑप्शन ए भारत मालदीव, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भारत मलेशिया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी भारत और मलेशिया। हरिमऊ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 का प्रारंभ हुआ और यह भारत और मलेशिया के बीच मनाया जाता है। व्याख्या देखते हैं। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 की शुरुआत पुलाई क्लुआंग मलेशिया में हुई। यह अभ्यास भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि वर्ष 2012 से अनावरत आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नई चेतना अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता से है? ऑप्शन ए लैंगिक हिंसा के विरुद्ध, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ऑप्शन सी कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध, ऑप्शन डी अशिक्षा के विरुद्ध। तो मित्रों सही आंसर है लैंगिक हिंसा के विरुद्ध। आइए व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया। इसका प्रमुख उद्देश्य लैंगिक हिंसा के मामलों को चर्चा के केंद्र में लाना और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध नियमों व उपलब्ध तंत्र व उपायों के जरिए उनकी समस्या या शिकायतों के समाधान की जानकारी देना है। अगला प्रश्न है, विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी भारत। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है। आइए व्याख्या देखते हैं। अगर हम व्याख्या की बात करें तो भारत ने पिछले 8 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है और इस दौरान भारत ने 83 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जिसका विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में 23% की वैश्विक भागीदारी है। अगर हम इसके बाद बात करें तो पहले स्थान पर भारत और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर पाकिस्तान और 5वें स्थान पर ब्राजील। अर्थात शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश अर्थात भारत, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर पाकिस्तान और 5वें नंबर पर ब्राजील आते हैं। मित्रों अगर हम
राज्य वाइज बात करें तो भारत में 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक अगर राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 15% भागीदारी के साथ पहले स्थान पर, राजस्थान 14.6% भागीदारी के साथ दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश 8.6% भागीदारी के साथ तीसरे स्थान पर, गुजरात 7.6% भागीदारी के साथ चौथे स्थान पर और आंध्र प्रदेश 7% भागीदारी के साथ दुग्ध उत्पादन में 7% राष्ट्रीय भागीदारी के साथ पाँचवें स्थान पर है। अगर हम दूध की उपलब्धता की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 406 ग्राम दूध की उपलब्धता है। मित्रों यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर मित्रों दूध की बात करें तो साधारण दूध में 85% जल और 15% ठोस तत्व अर्थात खनिज व वसा होता है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन युक्त होता है। दूध में विटामिन ए, डी, के और ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज, वसा तथा ऊर्जा भी उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए एमसी मैरी कॉम, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी कर्णम महेश्वरी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी पीटी उषा। पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में आईओसी की अध्यक्ष बनने वाली 58 वर्षीय पीटी उषा पहली ओलंपियन के साथ साथ पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, अर्थात वो पहली ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं और पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। जुलाई 2022 में पीटी उषा को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। पीटी उषा ने इस चुनाव को निर्विरोध रूप में जीता। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन ए अब्देल फताह अल सिसी, ऑप्शन बी जायर बोल्सोनारो, ऑप्शन सी सिरिल रैमफोसा, ऑप्शन डी ऋषि सुनक। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन ए अब्देल फताह अल सिसी को गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी भारत के 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है कि अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। भारत में अब तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा 2015 में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2007 में, पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी 2008 में और फ्रांसवा ओलांद 2016 में भी पूर्व में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रह चुके हैं। गौरतलब है कि अगर 2021 व 22 की बात की जाए तो 2021 और 22 के गणतंत्र दिवस में कोई भी गणमान्य कोविड-19 के चलते शामिल नहीं हो पाया था। वर्ष 2021 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया भी गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते वह इसमें शामिल नहीं हो सके थे। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में निक्षय मित्र पहल की राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निक्षय मित्र पहल राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी दीपा कर्माकर, ऑप्शन डी सायना नेहवाल। तो सही आंसर है मित्रों दीपा मलिक। दीपा मलिक को हाल ही में निक्षय मित्र अभियान के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में चुना गया। आइए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा टीबी पीड़ित रोगियों को पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता के 3 स्तरों पर अर्थात पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता, इन 3 स्तरों पर मदद प्रदान करने के लिए निक्षय मित्र की शुरुआत की गई है। पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता के 3 स्तरों पर मदद प्रदान करने के लिए निक्षय मित्र की शुरुआत की गई है। भारत की पहली महिला, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने निक्षय मित्र पहल की राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। मलिक पद्मश्री, खेल रत्न व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं और भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष की अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, ने निक्षय मित्र के रूप में स्वयं 5 क्षय रोगियों को गोद लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए साहिर शमशाद मिर्जा, ऑप्शन बी कमर जावेद बाजवा, ऑप्शन सी आसिम
मुनीर, ऑप्शन डी फैज़ हामिद। तो मित्रों सही ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में चुना गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को देश के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे, जो लगातार 3 साल के 2 कार्यकाल अर्थात 6 वर्ष के बाद 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर की अगर हम बात करें तो वह आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन को किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 नवंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 21 नवंबर। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन ए 25 नवंबर। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 नवंबर 1960 को ही डोमिनिकन तानाशाह राफेल ट्रुजिलो के आदेश पर 3 मीराबल बहनों की हत्या कर दी गई थी और 1981 में कैरेबियन फेमिनिस्ट एन क्रुएंट्रोस और लैटिन अमेरिका के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 नवंबर के दिन को ही चिन्हित किया था। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मताधिकार की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का निर्णय सुनाया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो मित्रों सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिफारिश की है, अपना मंतव्य व्यक्त किया है कि मताधिकार की आयु को 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष कर दिया जाए। आइए व्याख्या देखते हैं। न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मताधिकार की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष से घटाकर, मित्रों मिस प्रिंट हो गया उसको ठीक कर लीजिएगा, 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किए जाने का निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि 16 व 17 वर्ष के किशोरों को वोटिंग का अधिकार न देना इनके साथ भेदभाव के समान है। न्यायालय ने यह भी पाया कि न्यूजीलैंड में उम्र के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा 16 साल से ही प्रारंभ हो जाती है और इस तरह 18 वर्ष से ऊपर के को मतदान का अधिकार देना अन्य लोगों के साथ भेदभाव को दर्शाता है। मित्रों आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे आगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।